हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम देखेंगे रोमांटिसिज्म इन इंग्लिश लिटरेचर पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में मैंने जो भी कुछ डिस्कस किया, आई होप आपने पार्ट वन को अच्छे से देखा होगा, समझा होगा। और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें जितनी भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ या जो भी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप तक बहुत अच्छे से पहुँच रही होंगी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी चीज़ें आपको डाउटफुल लगती हैं इन बिटवीन माय वीडियोस एंड जो भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर वो चीज़ें डाउटफुल हो रही हैं तो यू कैन मैसेज मी। मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको अच्छे से समझाने की। तो आज के सेकंड पार्ट में हम देखेंगे, जो कि हमारा पार्ट सेकंड है, इसमें हम चर्चा करेंगे उन नॉवेल्स की, अर्ली नॉवेल्स की, जिसमें हमें रोमांटिसिज्म के कुछ पार्ट्स देखने को मिलते हैं। यानी रिचर्डसन्स पामेला, जो कि पब्लिश होती है 1740 में। तो ये टाइम है, कह सकते हैं कि क्लासिकल एज का वो जो टाइम था, क्लासिकल पीरियड का वो टाइम, जिसमें कहीं न कहीं रोमांटिसिज्म की शुरुआत हो चुकी थी, जिसको हम अर्ली रोमांटिसिज्म कह सकते हैं या प्री रोमांटिसिज्म कह सकते हैं। तो रिचर्डसन के पामेला में भी हमें रोमांटिसिज्म के कुछ टिंज देखने को मिलते हैं। क्लैरिसा's हार्लोव 1747, ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि पब्लिकेशन ईयर कौन सी है नॉवेल्स की। सर चार्ल्स ग्रैंडिसन 1754 में पब्लिश होती है। गोल्डस्मिथ द विकार ऑफ वेकफील्ड 1766, स्टर्न सेंटिमेंटल जर्नी 1768, एंड देन हेनरी मैकेंजीज द मैन ऑफ फीलिंग 1771, हेनरी ब्रुक्स जूलियट ग्रैनविल, और इसका सब टाइटल क्या है, द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन हार्ट 1774। सो दीज आर द नॉवेल्स जिसकी मैंने चर्चा की, जो जिसमें हमें रोमांटिसिज्म के कुछ पार्ट्स देखने को मिलते हैं। आगे का हमारा पॉइंट क्या है कि गॉथिक नॉवेल्स एंड अ कंसिडरेबल रिवाइवल ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज राउंड अबाउट द मिडल ऑफ 18th सेंचुरी आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द मूवमेंट सब्सिक्वेंटली नोन एज रोमांटिक। अब ये के प्लेज का टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, 1807 में पब्लिश होता है। चिल्ड्रन बुक है, एक्चुअली वो बच्चों के लिए लिखी गई थी। रिटन बाय चार्ल्स लैम एंड मैरी लैम। ये चार्ल्स लैम और मैरी लैम सिस्टर एंड ब्रदर हैं, और इन्होंने 1807 में इस बुक को लिखा था फॉर चिल्ड्रन। यानी कि उसका जो भी उस प्लेस में बहुत सारी चीजें ऐसी थी, जैसे ऑब्सनिटी थी, जैसे ब्लड बात की बात हो रही है, ट्रेजिडी की बात हो रही है, तो कुछ भी ऐसे इंसिडेंसेस जो वॉयलेंस थे उसको उन्होंने हटाकर एक सॉफ्ट वर्जन ऑफ शेक्सपियर्स प्लेस को लाने की कोशिश की, जिसको हम जानते हैं टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। तो 1807 में ये पब्लिश होती है। तो कहीं ना कहीं ये देख सकते हैं कि रोमांटिसिज्म के पार्ट इसमें इन्होंने इंक्लूड करने की कोशिश की। एंड द फर्स्ट वन इज गॉथिक नॉवेल। ये एक कह सकते हैं कि नॉवेल का एक जॉनरा है, एक भाग है। जैसे हिस्टोरिकल नॉवेल्स होते हैं, सोशल नॉवेल होते हैं, वैसे ही गॉथिक नॉवेल है। तो गॉथिक नॉवेल में ऐसा क्या है जो हमें नॉवेल से थोड़ा सा अलग बनाता है? गॉथिक का मतलब है एक ऐसी चीजें जिसमें हमें सम हॉरिफाइंग स्टोरीज भी मिल सकती हैं। एक पुराना महल है जिसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो डरावनी हो, बड़ी पुरानी पेंटिंग्स होती हैं। तो ऐसी जो सीनिक चीजें होती हैं, जो मिडिवल बिल्डिंग्स जिसको कह सकते हैं, ओल्ड एंड टैटर्ड बिल्डिंग कह सकते हैं, जैसे कि पहले वीडियो में मैंने बताया कि रोमांटिक एज एक्चुअली द रिवाइवल ऑफ रेनेसांस है। तो गॉथिक नॉवेल में भी बहुत सारी चीजें जो रोमांटिक होती हैं वो भी इसका एक पार्ट है। तो आई होप कि गॉथिक नॉवेल और शेक्सपियर के जो सॉफ्ट वर्जन थे, जैसे टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, जो कि मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू बताने की कोशिश की, तो ये भी एक रोमांटिसिज्म का पार्ट था जो इनिशियल लेवल पे आता है। आगे देखते हैं क्या है। ओल्डर और फर्स्ट जनरेशन रोमांटिक पोएट्स। अब हमसे रोमांटिक पोएट्स थे जो जिनको हम फर्स्ट जनरेशन कहते हैं, जिन्हें सेकंड जनरेशन कहते हैं, और ये सारे कौन से इंपॉर्टेंट राइटर हैं। तो इन शुरुआत जो होती है वो ओल्डर या फर्स्ट जनरेशन रोमांटिक पोएट से करते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है विलियम वर्ड्सवर्थ का, जो कि इनका लाइफ स्पैन है 1770 जो है इनका लाइफ स्पैन है टू 1850। अब यहाँ कॉलेज का जो लाइफ स्पैन है 1772 टू 1834 तक है। रॉबर्ट सदे 1774 टू 1843। तो कहीं ना कहीं जो तीनों जो पर्सनालिटी है, जो तीनों पोइट्स हैं, इनका जो बर्थ टाइम पीरियड है वो काफ़ी सिमिलर है, ज़्यादा अंतर नहीं है। और टाइम पीरियड भी सेम रहा है। रोमांटिक एज में इन्होंने बहुत कुछ लिखा है, रोमांटिक एज को काफ़ी फेमस किया है विद देयर राइटिंग्स। और जो नोट करने वाली बात है कि इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं वो हैं लेक पोएट को लेके बनते हैं। क्या है? टुगेदर विद वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, सदे आर समटाइम्स कॉल्ड द लेक पोएट। अब ये लेक पोएट की भी एक टर्म है जो रोमांटिक एज से जुड़ा हुआ है। लेक पोएट किनको कहा जाता है? तो लेक पोएट का जब भी जिक्र आएगा, अगर क्वेश्चन फॉर्म में आता है या रिटन फॉर्म में आता है, तो वी शुड नो कि वर्ड्सवर्थ,
सैमुअल टेलर कॉलरिज एंड रॉबर्ट सदे, दे आर नोन एज द लेक पोएट्स। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप दिमाग में रखिएगा। आगे देखते हैं यंगर यानी सेकंड जनरेशन रोमांटिक पोएट्स। तो ओल्डर के बाद यंगर जनरेशन आता है, सेकंड जनरेशन की एंट्री होती है। इसमें किनका किनका नाम है तो वो देख लेते हैं। इनमें जो इंपॉर्टेंट है लॉर्ड बायरन, पीवी शैली एंड जॉन कीट्स, ये तीन इंपॉर्टेंट नाम है यंगर जनरेशन में या सेकंड जनरेशन में। आगे देखते हैं नॉवलिस्ट ऑफ द रोमांटिक एज। अब रोमांटिक एज में कौन कौन से नॉवलिस्ट हैं जो काफी फेमस हुए और जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि वो भी उनका काफी कंट्रीब्यूशन रहा है रोमांटिक एज को फेमस करने में। वो कौन से हैं तो सबसे पहला नाम आता है सर वॉल्टर स्कॉट, 1771 टू 1832, नोन एज द फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवेल। अब ये इंपॉर्टेंट एक जानकारी मिलती है कि सर वॉल्टर स्कॉट को द फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवेल कहते हैं। क्यों कहते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या होगा, ये तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी सारी नॉवेल्स जो हैं हिस्ट्री बेस्ड है। यानी हिस्ट्री बेस्ड कैसे हैं, जैसे आइवन हॉ आपने सुना होगा, ये एक नॉवेल है जो कि रेनेसांस के टाइम पीरियड को कवर करती है। अब एक ऐसा राइटर जो कि रोमांटिक एज में लिख रहा है लेकिन उसने अपने नॉवेल की बैकग्राउंड को कहाँ से लिया, रेनेसांस के टाइम पीरियड से लिया। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हिस्टोरिकल नॉवेल या हिस्टोरिकल नॉवेल किसको कहते हैं, तो नॉवेल दैट इज बेस्ड ऑन हिस्ट्रीज इंसिडेंट्स और पर्सनालिटी। तो सर वॉल्टर स्कॉट के मोस्ट ऑफ द नॉवेल्स में आपको हिस्ट्री का बैकग्राउंड देखने को मिलेगा। ठीक है, दैट्स वाई नाम है जेन ऑस्टिन का वेल नोन नेम नॉवेल्स ऑफ मैनर्स, यानी एक ऐसा नॉवेल का पार्ट जिसमें हमें मैनरिज्म की बात होती है कि कैसे चीजें होती हैं सोसाइटी में, कैसे चीजें होती थी, क्या मैनर से किस तरह से लोग रहते थे, और दो गांव या दो जो कह सकते हैं टाउन के बीच क्या को रिलेशंस होते थे, लोग किस तरह रहते थे, खाने पीने की बातें होती थी, जैसे कह सकते हैं एक सोशल नॉवेल कह सकते हैं, दो फैमिली दो आपस में जो सर्कल्स बनते थे। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती थी जिसमें हम कह सकते हैं कि नॉवेल्स ऑफ मैनर जो है इज रिलेटेड टू जेन ऑस्टिन्स नॉवेल। इन्होंने बहुत सारी नॉवेल्स लिखी हैं, जब से बहुत सारी फेमस नॉवेल्स लिखी हैं, और स्पेशली जो है आप प्राइड एंड प्रेजुडिस की बात करते हैं, एमा की बात करते हैं, मैन्सफील्ड पार्क, सो दीज आर द फेमस नॉवेल्स ऑफ जेन ऑस्टिन। अगला नाम है मैरी शैली का। नेक्स्ट है एने रेडक्लिफ, बोथ वर गॉथिक एंड इमेजिनेटिव फिक्शंस। यानी आप मैरी शैली और एने रेडक्लिफ का नाम जो है जब भी आता है तो हमारे दिमाग में जो है गॉथिक नॉवेल की बात होती है, गॉथिक फिक्शन की बात होती है। फैनी बोर्ने हैं और मारिया एजवर्थ हैं। तो ये कुछ ऐसे नाम्स हैं जो रोमांटिक एज के नॉवेलिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। अगला देख लेते हैं प्रोज राइटर ऑफ द रोमांटिक एज। तो कौन कौन से ऐसे प्रोज राइटर हैं, प्रोज राइटिंग में किनका नाम आ सकता है, किनका नाम आता है, और प्रोज राइटिंग किससे जुड़ा हुआ है। वी ऑल नो कि शॉर्ट स्टोरीज हैं, एसेज हैं, पीरियोडिकल्स हैं, सो दीज आर द पार्ट ऑफ प्रोज राइटिंग। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम जो है वो है चार्ल्स लैम्ब का। चार्ल्स लैम्ब 1775 टू 1834 इज नोन एज द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मिलता है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, नेट में भी बनते हैं, टीजीटी पीजीटी जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आ जाते हैं कि चार्ल्स लैम्ब को किस नाम से जाना जाता है या किस तरह का टाइटल दिया गया है बाय द क्रिटिक्स। तो इनको जो है प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट कहा जाता है। तो हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट, सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। तो फ्रांसिस बेकन इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट। वैसे ही प्रिंस चार्ल्स लैम्ब को जैसे प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट कहा जाता है। इनका जो इंपॉर्टेंट वर्क है क्या है, एसेज ऑफ इलिया 1823 में पब्लिश होती है, लास्ट एसेज ऑफ इलिया 1833 में पब्लिश होती है। ये चार्ल्स लैम्ब का एक इंपॉर्टेंट कलेक्शन ऑफ प्रोज है या एसेज है जिसको हम जानते हैं एसेज ऑफ इलिया और लास्ट एसेज ऑफ इलिया। ओके, नेक्स्ट वन है विलियम हैजलिट 1778 टू 1830, और इनका जो इंपॉर्टेंट वर्क है टेबल टॉक, द स्पिरिट ऑफ द एज एंड कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज। तो इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स का यहाँ पे मैंने नाम दे दिया है। नेक्स्ट है थॉमस डी क्वेंसी 1785 टू 1859। मैं किसी भी राइटर और किसी भी पोएट, किसी भी नॉवलिस्ट का जो लाइफ स्पैन है, यानी कब वो पैदा हुए, कब उनकी डेथ होती है, मैं बार बार इस चीज को पॉइंट आउट क्यों करता हूँ, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनते हैं कभी। तो थॉमस डी क्वेंसी जो है 1785 टू 1859, और इनके इंपॉर्टेंट वर्क क्या है, कन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर 1821 में ये राइटिंग पब्लिश होती है इनकी, ये बुक पब्लिश होती है, काफी फेमस है, जिससे थॉमस डी क्वेंसी को काफी फेमस हो गए थे इस वर्क के पब्लिकेशन के बाद। और अगला वर्क है इनका ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ। अब ये मैकबेथ है तो जाहिर सी बात है विलियम शेक्सपियर का प्ले है, वन ऑफ हिज ट्रेजेडीज है।
और इसके ऊपर इन्होंने एक अपना व्यू रखा था जिसको हम जानते हैं ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ। अगला नाम आता है ले हंट का, जो 1784 से 1859 में इनकी डेथ होती है। सपोर्टेड लिबरल पॉलिटिक्स एंड एसोसिएटेड विद शेली, कीट्स एंड बायरन। तो ले हंट को भी हम जानते हैं कि अक्सर इनका नाम जोड़ा जाता है यंगर पोएट से, जिसमें नाम आता है शेली, कीट्स एंड बायरन का। और ये इन्होंने लिबरल पॉलिटिक्स को, उस समय की जो पॉलिटिक्स चल रही थी उसमें जो लिबरल पॉलिटिक्स थी उसको ये सपोर्ट करते थे। नेक्स्ट हमारा नाम है किसका है, थॉमस लॉ पीकॉक का, 1785 टू 1866, जिसमें इनके कुछ वर्क हैं जैसे हेडलॉन्ग हॉल, नाइटमेयर एबी, अ सटायर ऑन रोमांटिक पोएट्स। अब ये अगला नाम है मैरी वोल्स्टोनक्रॉफ्ट, 1759 टू 1797, और इनका एक इंपॉर्टेंट वर्क है ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, अ पायनियरिंग फेमिनिस्ट वर्क। यानी एक इनिशियल लेवल पर जब हम फेमिनिज्म की बात करते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर में फेमिनिज्म कैसे आया और इसकी इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो सबसे पहला नाम आता है मैरी वोल्स्टोनक्रॉफ्ट का। इससे पहले भी मैं इनका जिक्र कर चुका हूँ, और इनका इंपॉर्टेंट वर्क है ए विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन। कहते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर हो, चाहे रिलीजन हो, चाहे सोशल कॉन्टेक्स्ट की बात करें, तो औरतों की बात रखने के लिए, उनके हक की बात रखने के लिए बहुत कम ऐसे राइटर हुए हैं हिस्ट्री में जिन्होंने उनके हक की बात की, उनके राइट्स की बात की है। तो मैं वर्ड्सवर्थ प्रीफेस टू द सेकेंड एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स इन 1800, वर्ड्सवर्थ के लिरिकल बैलेड्स की जो पब्लिकेशन है, सेकेंड पब्लिकेशन है, वो है 1800, written as a poetic manifesto or a statement of revolutionary aims in which he denounced the upper class subject and poetic diction of preceding century and proposed to deal with material from common life in a selection of language really used by men। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैं बात कर रहा हूँ लिरिकल बैलेड्स के सेकेंड एडिशन की। सेकेंड एडिशन कब आता है, 1800 में। यानी ये हमें ये जानना इंपॉर्टेंट है कि लिरिकल बैलेड्स के बहुत सारे पब्लिकेशन हुए, जो डेट अलग अलग रहे हैं, और उसमें जो सबसे पहला है, जाहिर सी बात है 1798 की पब्लिकेशन उसकी पहली पब्लिकेशन है, क्योंकि यहाँ से रोमांटिक एज को ऑफिशियली शुरू किया गया था, इसकी बिगिनिंग है। और सेकेंड एडिशन की बात होती है तो ध्यान आता है हमारा 1800 में, और थर्ड एडिशन की अगर बात होगी तो 1802 में। तो थर्ड एडिशन हमारा 1802 में इसका थर्ड एडिशन आता है, ठीक है। वैसे ही मैनिफेस्टो की बात हो रही है, लिरिकल बैलेड्स के मैनिफेस्टो की बात हो रही है, यानी वर्ड्सवर्थ ने अपने सेकेंड एडिशन में पोएटिक डिक्शन क्या होना चाहिए, किस तरह की पोएट्री लिखनी चाहिए राइटर्स को रोमांटिक एज को, तो ये बताने की कोशिश की है। और क्या क्या इन्होंने बोला है, स्टेटमेंट, हमारा मटेरियल क्या होना चाहिए, यानी कि पोएम का सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, तो वो क्या होना चाहिए, कॉमन लाइफ। अब कॉमन लाइफ, जाहिर सी बात है, अगर हम कॉमन लाइफ की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कौन आता है, फार्मर्स आते हैं, वर्कर्स आते हैं, गांव के लोग आते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो कॉमन लाइफ को जीते हैं, और मैन। अब यहाँ दो चीजों की इन्होंने बात की है, एक तो है कि कॉमन मैन के बारे में होना चाहिए, और लैंग्वेज जो है बहुत ही सिंपल होनी चाहिए। यानी अगर हम पोएम लिख रहे हैं कॉमन पीपल के ऊपर, यानी कॉमन मैन के ऊपर, वो चाहे फार्मर्स हो, चाहे वर्कर्स हो, चाहे गांव के लोग हों, तो हमें लैंग्वेज भी उनकी यूज करनी चाहिए, यानी एक प्रोजेइक लैंग्वेज, क्योंकि आम आदमी जो है पोएटिक लैंग्वेज को यूज नहीं करता है। क्योंकि पोएटिक लैंग्वेज यूज करने के लिए आपको पढ़ा लिखा होना चाहिए, ज्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए, एक अलग सेंसिबिलिटी होनी चाहिए, पोएटिक सेंसिबिलिटी की बात करते हैं, तो ये सारे लोगों की बस की बात नहीं है। एक किसान जो है खेतों में काम करता है तो वो गाने गा सकता है, बट उसकी राइटिंग या उसकी जो कॉलिक्वल लैंग्वेज है वो इंपॉर्टेंट है। उसको प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट, अब प्रीफेस लिरिकल बैलेट के प्रीफेस में इन्होंने क्या क्या बोला है, वर्ड्सवर्थ रिपीटेडली डिक्लेयर्ड दैट पोएट्री इज, अब उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि पोएट्री क्या होनी चाहिए और किस तरह की पोएट्री को लिखना चाहिए, और उसका तरीका भी बताया है। पोएट्री क्या है, द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। अब ये एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है वर्ड्सवर्थ का, और खास करके ये प्रीफेस में आया है 1800, सेकंड प्रीफेस में, यानी 1800 में पब्लिश होती है, जिसमें इन्होंने कहा है स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। अब ये क्या होती है, जैसा फॉर एग्जाम्पल मैं एक बहुत ही एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि वर्ड्सवर्थ का ये कहना था कि आप ऐसा नहीं कि चलते फिरते पोएम लिख लीजिए, आप ट्रेन से जा रहे हैं पोएट्री लिख रहे हैं, आपके हाथ में जो है डायरी, आपके हाथ में पेन है, आपने लिखना शुरू कर दिया, पोएट बन गया, नहीं। इनका ये कहना था कि कभी भी दिमाग से नहीं लिखना है, उसको क्या करना है कि एक, जब भी आप किसी सब्जेक्ट को सोचते हैं, जब भी आपने एक फूल को देखा, डैफोडिल्स को देखा, झरने को देखा, पहाड़ को देखा, जो भी ब्यूटी, जो सीनिक ब्यूटी आपके सराउंडिंग्स में है, आप उसे देखिए। फर्स्ट लेवल, जाहिर सी बात है आप उसे देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि देखते ही उसे लिखना शुरू कर दीजिए। आपको
क्या करना है कि आप उसके बारे में एक मेडिटेशन करिए, एक प्रोसेस होना चाहिए राइटिंग पोएट्री का, उन्होंने ये बताने की कोशिश की है। तो वो क्या होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, सोचा समझा नहीं। अगर आपने दिमाग से सोचा कि नहीं हमें लिखना ही है, अभी तुरंत लिख के पोएट्री को तैयार करना है और फेसबुक पे डाल देना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका ये मानना था कि स्पॉन्टेनियस होना चाहिए और पावरफुल फीलिंग्स होनी चाहिए। यानी लिखिए तो दिल से लिखिए, मन लगाइएगा तो वहां पे वो सारी चीजें नहीं आ पाएंगी। तो स्पॉन्टेनिटी की बात की है और उन्होंने पावरफुल फीलिंग्स की बात की है। तो ये दो चीजें उन्होंने अपनी प्रीफेस में बताया है। वर्ड्सवर्थ केयरफुली क्वालिफाइज वर्ड्सवर्थ केयरफुली क्वालिफाइज दिस रेडिकल डॉक्ट्रिन। अब ये रेडिकल क्यों है, क्यों रेडिकल वर्ड आया है? रेडिकल इसलिए आया है क्योंकि जब हम न्यू क्लासिकल की बात करते हैं, न्यू क्लासिकल पोएम्स की बात करते हैं, तो वहां पे दिमाग की जरूरत है, वहां हमें हीरोइक कपलेट की जरूरत है, हमें सोचने की जरूरत है कि हम क्या लिखें जिससे पोएम बेहतर हो जाए। जबकि वर्ड्सवर्थ इसके ऑपोजिट थे, वो ये सोचते थे कि वो चीजें अंदर से आनी चाहिए, ओवरफ्लो होना चाहिए। आपके इमोस्क्राइबिंग हिज पोएट्री इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट है कि इमोशंस जो आपके होते हैं, किसी भी चीज को आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं और चीजों को अपने अंदर दबा के रखे हैं और वो चीजें इमोशनल हैं, चीजें अंदर हैं और वो रिकलेक्ट हो रही हैं। ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी क्या होती है? इन पीस। फॉर एग्जाम्पल आप यात्रा कर रहे हैं, आपने जो है एक बहुत ही सुंदर सीनिक कोई दृश्य देखा और वो सारी चीजें आपके दिमाग में बस गई, आपने उसको देखा, बहुत ही सुंदर है, आप उसके बारे में सोच रहे हैं, आप काम भी कर रहे हैं, 1 से 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, हफ्ते भर भी हो सकते हैं और वो सारी चीजें अभी चल रही हैं। तो आपके एक एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक ऐसा टाइम आएगा जब आप शांत बैठे हैं और आप बैठे बैठे आप उस चीज को सोचना शुरू करते हैं और चीजें फिर लिखनी अपने आप आ जाती हैं, क्योंकि वो इमोशंस जो हैं पक चुके हैं, वो इमोशंस आपके दिल में जो हैं काफी एक हो सकता है मेच्योर हो चुके हैं, जिस वजह से वो रिकलेक्ट होके आपको पोएम्स में